हेलो दोस्तों, द एडमिनिस्ट्रेटर एकेडमी में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हमने भारतीय अर्थव्यवस्था के अपने पिछले अध्याय में कुछ बातों पर चर्चा की थी, जिसमें हमने देखा था कि देश में मांग और आपूर्ति जो बाजार शक्तियां हैं, इनको नियंत्रित करने का कार्य दो भागों द्वारा किया जाता है। इसमें से मांग पक्ष को नियंत्रित करने का कार्य किया जाता है आरबीआई के द्वारा, जिसके लिए वह बनाता है मौद्रिक नीति, तथा आपूर्ति पक्ष को नियंत्रित करने के लिए सरकार द्वारा बनाई जाती है फिस्कल पॉलिसी या राजकोषीय नीति। दोस्तों, आज के अपने अध्याय में हम चर्चा करेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था में मुद्रा एवं बैंकिंग की हमारी अगली कड़ी का। दोस्तों, जैसा कि विद्यार्थियों के नाम हमारा एक संबोधन है। प्रिय विद्यार्थियों, हमारा यह प्रयास दूरस्थ शिक्षा एवं वंचित वर्ग को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना है। इसके अंतर्गत हम सामान्य अध्ययन के प्रत्येक पक्ष पर एनालिसिस करते हुए परीक्षा में कैसे सफल हुआ जाए, इसके प्रत्येक पक्ष का मार्गदर्शन करते हैं, जिसके लिए यूपीएससी एवं एमपीपीएससी में चयनित एवं साक्षात्कार तक पहुंचे सदस्यों की हमारी एक टीम सतत प्रयासरत है। द एडमिनिस्ट्रेटर एकेडमी द्वारा दोस्तों क्लासरूम प्रोग्राम भोपाल मध्य प्रदेश में संचालित है, जिसके अंतर्गत हम यूपीएससी एमपीपीएससी हेतु प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा एवं साक्षात्कार की तैयारी करवाते हैं। दोस्तों, इच्छुक विद्यार्थी हमें दिए गए नंबर्स पर संपर्क कर सकते हैं। यहाँ हमारे नंबर दिए गए हैं, आयुष सर, और ये जो ऊपर वाला नंबर है ये मेरा है। तो दोस्तों, मैं हूँ डॉक्टर आदित्य और हम आज चर्चा करेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था पर। भारतीय अर्थव्यवस्था के हम पहले अध्याय के बारे में चर्चा कर चुके हैं, पहला चैप्टर हमने देख लिया है। अब हमें देखना है उसकी अगली कड़ी में अगला हिस्सा, मुख्य हिस्सा, जो है मुद्रा एवं बैंकिंग। दोस्तों, अंतिम अध्याय में हमने देखा था कि आरबीआई कुछ कार्य करता है, जिनमें उसके होते हैं कुछ मौद्रिक कार्य, मॉनेटरी फंक्शंस। इनमें पहला होता है मुद्रा का निर्गमन। हमने देखा था कि मुद्रा का निर्गमन आरबीआई द्वारा कैसे किया जाता है। दूसरा होता है दोस्तों सरकार का बैंक से या बैंकर ऑफ गवर्नमेंट के रूप में यह कार्य करता है। तीसरा बैंकों के बैंक के रूप में यह कार्य करता है, अर्थात बैंकों को वित्त सुविधाएं उपलब्ध कराना का कार्य भी यह करता है और देश के केंद्रीय बैंक के रूप में कार्य करता है। दोस्तों, विदेशी मुद्रा का प्रबंधन, जो फॉरेन एक्सचेंज है, हम अपने विदेशी व्यापार जो होता है भारत का, उस अध्याय में देखेंगे कि भारत का जो विदेशी व्यापार होता है विदेशी, तो उसके अंतर्गत विदेशी मुद्रा का प्रबंधन आरबीआई द्वारा कैसे किया जाता है। और दोस्तों, अंतिम एवं सबसे मुख्य कार्य है साख का नियंत्रक या कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट के रूप में आरबीआई द्वारा कार्य किया जाना। और आज हम इसी पर चर्चा करेंगे, जो मूल कार्य है साख का नियंत्रक या फिर कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट। बाजार में मुद्रा के प्रवाह को नियंत्रित करना ही साख का नियंत्रण कहलाता है या क्रेडिट कंट्रोल कहलाता है। दोस्तों, आरबीआई के कार्य में प्रमुख है साख का नियंत्रण, जैसा कि आपको बताया है। पांचवा एवं प्रमुख कार्य है साख का नियंत्रण। दोस्तों, साख दो तरह की हो सकती है। अगर बाजार में मुद्रा की उपलब्धता सरल शर्तों पर एवं अधिक हो, जैसे कि अगर आपको कहा जाए कि 1 लाख रुपए का ऋण उपलब्ध है मात्र 1% की ब्याज दर, और इसके लिए आपको किसी भी प्रकार की गिरवी डॉक्यूमेंट्स या कोई संपत्ति गिरवी रखने की आवश्यकता नहीं, तो इसे हम कहेंगे दोस्तों कि साख का प्रसार हुआ है। साख का प्रसार, चूंकि यहाँ पर शर्तें क्या हैं कि आपको कुछ भी गिरवी नहीं रखना है और ब्याज दरें क्या है वो बहुत सरल है, इसलिए इसे साख का प्रसार हुआ माना जाएगा। जबकि अगर कहा जाए कि यहाँ पर ब्याज दर जो है वो 50% है, 50%, और जो आपको ऋण मिलेगा, ब्याज दर जो होगी वो लगभग 50% होगी। आपको 1 लाख पर 50,000 रुपये ब्याज देना होगा, तथा आपको आवश्यकता से अधिक या अपना घर बार सब कुछ गिरवी रखना होगा। इसका मतलब यहाँ पर शर्तें कड़ी हैं और ब्याज दर भी बहुत अधिक है, तो इसे हम साख का संकुचन या कॉन्ट्रैक्शन कहेंगे। जबकि साख का प्रसार या एक्सपांशन हम देखते हैं कि सरल शर्तें होती हैं
और मुद्रा की उपलब्धता अधिक होती है। दोस्तों, बाजार में साख के नियंत्रण के लिए दो माध्यम प्रमुख हैं। एक है मात्रात्मक साख नियंत्रण और दूसरा है गुणात्मक या चयनात्मक साख नियंत्रण। इन्हें दोस्तों अंग्रेजी में कहा जाता है क्वांटिटेटिव मेथड्स एवं क्वांटिटेटिव मेथड्स यह है, और यहाँ पर मिसप्रिंट के लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, यहाँ है क्वालिटेटिव मेथड्स। दोस्तों, क्वांटिटेटिव मेथड्स के अंतर्गत मुद्रा के मूल्य एवं मात्रा का नियंत्रण किया जाता है। मात्रा अर्थात बाजार में किसी समय कितना पैसा उपलब्ध होना चाहिए, इस पूरी मात्रा का नियंत्रण आरबीआई द्वारा किया जाता है, लेकिन इसके द्वारा किसी विशेष क्षेत्र को नियंत्रित करना संभव नहीं हो पाता। देखते हैं कैसे। दोस्तों, जैसे कि अगर सरकार चाहे कि पूरे बाजार में मुद्रा की जो आपूर्ति हो रही है, अभी महंगाई चल रही है, और सरकार चाहे कि महंगाई को कम कर आरबीआई चाहे कि बाजार में महंगाई को कम करना है, तो आरबीआई द्वारा बाजार से मुद्रा का संकुचन किया जाएगा, अर्थात मुद्रा को अपने पास बुलाया जाएगा, ठीक है, अपने पास खींचा जाएगा। और इसके लिए आरबीआई जो है अधिक से अधिक रेट की नीति अपनाएगी, अधिक से अधिक ब्याज दर बढ़ाएगी, ठीक है। ब्याज दर जब वो बढ़ाएगी तो इसका मतलब होगा कि मुद्रा का मूल्य जो है वो बढ़ गया है। जैसा कि हमने यहाँ पर देखा था संकुचन के समय कि 50% की ब्याज दर अर्थात मुद्रा का मूल्य बढ़ गया है, जबकि 1% की ब्याज दर अर्थात मुद्रा का जो मूल्य है वह कैसा हो गया है, घट गया है। तो मुद्रा के मूल्य और उसकी मात्रा का नियंत्रण जिस मेथड के अंतर्गत किया जाता है उसे हम मात्रात्मक साख नियंत्रण या क्वांटिटेटिव मेथड ऑफ क्रेडिट कंट्रोल कहते हैं। दोस्तों, इसके बाद जो दूसरा है वह है गुणात्मक साख नियंत्रण या चयनात्मक साख नियंत्रण। दोस्तों, चयनात्मक साख नियंत्रण इसलिए इसे कहा जाता है क्योंकि इसके द्वारा किसी विशेष क्षेत्र में, अर्थव्यवस्था के किसी विशेष क्षेत्र में साख का नियंत्रण इसके अंतर्गत किया जा सकता है। उदाहरण के लिए जैसे कि हाउसिंग सेक्टर या फिर हाउसिंग लोन के संबंध में, अगर सरकार चाहती है कि लोग ज्यादा से ज्यादा लोगों को घर उपलब्ध हो, तो आरबीआई द्वारा यह किया जाएगा कि उस क्षेत्र में ब्याज दरों को नियंत्रित रखा जाएगा। ब्याज दरें बहुत कम कर दी जाएंगी, जिससे लोग कम ब्याज दर पर लोन मिलेगा तो लोग अधिक से अधिक लोन लेंगे और लोन लेकर अपना घर खरीदेंगे ताकि उन्हें निवास के लिए एक स्थान प्रदान हो जाए। तो इस तरीके से किसी विशेष क्षेत्र का नियंत्रण भी इसके अंतर्गत किया जा सकता है। दोस्तों, मात्रात्मक साख नियंत्रण जो है हम सबसे पहले देखेंगे और देखेंगे कि मात्रात्मक साख नियंत्रण की कौन कौन सी विधियां हैं। इन्हें दोस्तों हमेशा से उपयोग किया जा रहा है, इसलिए इन्हें परंपरागत साधन या कन्वेंशनल मेथड्स ऑफ क्रेडिट कंट्रोल भी कहते हैं। दोस्तों, आरक्षित अनुपात, इसमें सबसे पहला जो है वो आरक्षित अनुपात है, रिजर्व रेशियोज है। इसमें सीआरआर एवं एसएलआर आता है। सीआरआर का अर्थ मतलब होता है कैश रिजर्व रेशियो या नगद आरक्षित अनुपात, जबकि एसएलआर का तात्पर्य होता है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो या वैधानिक तरलता अनुपात। दोस्तों, खुले बाजार की एक प्रक्रिया होती है, इससे भी हम देखेंगे। इस टूल का उपयोग भी आरबीआई द्वारा किया जाता है बाजार में मुद्रा के प्रवाह को रोकने के लिए। वहीं कुछ दरें होती हैं, ये दरें होती हैं दोस्तों बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, यहाँ पर रिजर्व लिखा हुआ है हिंदी में, यह रिवर्स रेपो है। और इसके बाद एमएसएफ या मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, सीमांत स्थायी सुविधा। दोस्तों, हमें सबसे पहले इसके बैकग्राउंड में जाने से पहले जब हम रिजर्व रेशियोज को देखेंगे तो हमें समझना होगा कि बाजार में अगर मुद्रा की आपूर्ति कम होती है तो क्या होगा, और बाजार में अगर मुद्रा की आपूर्ति अधिक होती है तो क्या होगा। दोस्तों, कुल मिलाकर इस पूरी मौद्रिक नीति का एक ही पर्पस होता है, बाजार में वस्तुओं के दाम को नियंत्रित करना, वस्तु एवं सेवाओं के दाम को नियंत्रित करना। अगर दाम अधिक हैं तो इसका मतलब महंगाई आ जाएगी, और अगर दाम कम है तो इसका मतलब है कि वस्तुएं बहुत ही सस्ती हो जाएंगी। दोस्तों, बाजार में मुद्रा का प्रवाह यदि कम है तो हम उसे कहेंगे कि साख का संकुचन हो रहा है, साख का ये संकुचन कहते हैं।
जबकि अगर बाजार में मुद्रा का प्रवाह अधिक है तो हम कहेंगे साख का प्रसार हो रहा है या एक्सपांशन हो रहा है। सरल शब्दों में अगर हम समझें तो आरबीआई द्वारा जब सरल शर्तों पर अधिक मात्रा में ऋण दिया जाता है, कम ब्याज दर पर ऋण दिया जाता है, तो लोग अधिक से अधिक लोन लेते हैं। लोगों के द्वारा जब अधिक से अधिक लोन लिया जाता है तो बाजार में मुद्रा की आपूर्ति जो है वो अधिक हो जाती है और इसे ही साख का प्रसार कहा जाता है। इसके अंतर्गत वस्तुओं जो बाजार में अधिक होने पर मुद्रा बाजार में आती है महंगाई, और इसे नियंत्रित करने के लिए दोस्तों हमें फिर करना पड़ता है साख का संकुचन, जिसके अंतर्गत बाजार में किया जाता है मुद्रा का प्रवाह कम। आरबीआई इसके लिए ब्याज दरें जो है, ब्याज दरें या इंटरेस्ट रेट, इन्हें बढ़ा देता है। साथ ही जो शर्तें होती इन शर्तों को भी कठिन कर देता है कि आपको जो है ज्यादा से ज्यादा चीजें गिरवी रखनी होंगी, ठीक है, इस तरीके की शर्तें। तो लोग कम ऋण लेने के प्रति हतोत्साहित हो जाते हैं, बाजार में मुद्रा का प्रवाह कम होता है और इस तरीके से वस्तु एवं सेवाओं का मूल्य जो है वो कम हो जाता है। दोस्तों आरक्षित अनुपात हम सबसे पहले समझेंगे अपने मात्रात्मक साख नियंत्रण में। इन्हें रिजर्व रेशियोज भी कहा जाता है। दोस्तों रिजर्व रेशियोज वाकई में है क्या, इसके लिए सबसे पहले हमें डिपॉजिट्स को समझना होगा कि डिपॉजिट्स क्या होते हैं। दोस्तों डिपॉजिट्स सामान्यतः जब आप बैंक में जाते हैं तो आप देखते हैं कि आपके द्वारा चालू खाता या बचत खाते में पैसे जमा किए जाते हैं। दोस्तों डिपॉजिट्स दो तरीके होते हैं, एक होता है डिमांड डिपॉजिट या मांग जमा, और दूसरा होता है टाइम डिपॉजिट या समय जमा। मांग जमा के अंतर्गत इसे मांग जमा इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब भी कंज्यूमर द्वारा या उपभोक्ता द्वारा पैसे मांगे जाएं, बैंक को यह देने पड़ते हैं। इसमें एक होता है चालू खाता जिस पर कोई ब्याज नहीं मिलता, हम सामान्यतः इसका उपयोग करते हैं, जबकि दूसरा होता है बचत खाता, और बचत खाते में कुछ हद तक इस पर ब्याज दिया जाता है, एकदम न्यून मात्रा में। तो दोस्तों ये जो खातों से पैसे होते हैं ये चूंकि जब मांगे जाएं तब देने पड़ते हैं, अतः ये मांग जमा के अंतर्गत आते हैं। इन्हें हम कासा के नाम से भी याद रख सकते हैं, करेंट अकाउंट एवं सेविंग्स अकाउंट। दोस्तों अगला जो है वह है टाइम डिपॉजिट या समय जमा। जब किसी ग्राहक द्वारा, बैंक के कंज्यूमर द्वारा बैंक में एक निश्चित समय अवधि के लिए पैसे जमा किए जाते हैं, जैसे कि एक साल के लिए अगर पैसे जमा किए गए, 2 वर्ष के लिए अगर पैसे जमा किए गए, 3 वर्ष के लिए पैसे जमा किए गए, तो ये है समय जमा। इसमें दोस्तों एक होता है आवर्ती जमा और दूसरा होता है सावधि जमा, रिकरिंग डिपॉजिट एवं फिक्स्ड डिपॉजिट। फिक्स्ड डिपॉजिट जैसा कि हम जानते हैं कि इसमें एक निश्चित ब्याज दर होगी, जैसे 10% की ब्याज दर है, और आपको 10% की ब्याज दर पर ऋण जो है ब्याज दिया जाएगा आपके द्वारा पैसे जमा कराए जाने पर। जैसे 2 लाख 3 लाख रुपए आपने जमा किया, इस पर आपको 10% की ब्याज दर से ब्याज मिलता रहेगा। तो यह एक बात हुई। दूसरी बात यह हुई दोस्तों आवर्ती जमा। आवर्ती का मतलब होता है बार बार जमा करना, या रिकरिंग डिपॉजिट बार बार जमा करना। जैसे आपके द्वारा पैसे तो 3 साल के लिए जमा किए जा रहे हैं, 3 वर्ष के लिए, अब आप इसमें प्रत्येक माह अपनी सैलरी में से इसमें 5,000 रुपए जमा करते हैं। तो पहले माह जब आप जमा करेंगे 5,000, दूसरे माह जमा करेंगे 5,000, तो ये हो जाएगा 10,000, तीसरे माह फिर 15,000 हो जाएगा। तो इन पर मिलने वाला ब्याज, ठीक है, ये इस प्रकार का जमा कहलाता है आवर्ती जमा। तो दोस्तों हमने अभी समझा कि डिपॉजिट्स कितने प्रकार के होते हैं। अब हमें समझना है कि एनडीटीएल क्या होता है। दोस्तों एनडीटीएल एक ऐसी टर्म है जिसे समझना बहुत आवश्यक है अगर हमें आगे बढ़ना है। अतः समझते हैं एनडीटीएल। दोस्तों बैंकों में दिन भर में बहुत अधिक मात्रा में पैसे जमा भी होते हैं और पैसे निकाले भी जाते हैं। दोस्तों हम मानते हैं कि जैसे किसी दिन बैंक में जमा हुए 120 करोड़ 12 बजे और शाम तक उससे निकाल लिए गए 20 करोड़, तो अब बैंक के पास जो टोटल पैसा बचा
वह बचा 100 करोड़। ठीक है दोस्तों, जैसे कि फिर से एक बार समझते हैं, 120 करोड़ रुपए जमा किए गए पूरे ग्राहकों द्वारा, लेकिन उनमें से कुछ ग्राहकों द्वारा 20 करोड़ रुपए निकाल भी लिए गए। तो अब बैंक के पास बचे 100 करोड़। दोस्तों 100 करोड़ रुपए जो हैं, इसमें दोनों प्रकार के जमा हमें देखने को मिलेंगे, मांग जमा एवं समय जमा। जो 100 करोड़ रुपए बचा, पूरा लेन देन होने के बाद जो कुल हिसाब बचा 100 करोड़, हमें इसे कहेंगे शुद्ध जमा। और यह शुद्ध जमा कैसा होगा? शुद्ध मांग एवं समय जमा। ठीक है, और चूंकि हम इंग्लिश में इसे कहते हैं नेट डिमांड एवं टाइम लाइबिलिटीज। दोस्तों लाइबिलिटीज का मतलब होता है देनदारियां, अर्थात बैंक लायबल है अपने कस्टमर्स को उनका यह जमा जब वो मांगे तब देने के लिए। ठीक है, तो इसीलिए हम इसे कहते हैं नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटी। यह जो 100 करोड़ है यह नेट डिमांड एवं टाइम लाइबिलिटी है, या शुद्ध मांग एवं समय जमा। तो दोस्तों आपको एनडीटीएल अब समझ में आ गया होगा, हम आगे चर्चा करते हैं। अब दोस्तों हम आगे चलते हैं, समझते हैं सीआरआर और एसएलआर क्या होगा। रिजर्व रेशियोज हमने देखे, सीआरआर और एसएलआर वाकई में होगा क्या। दोस्तों जो भी जमा करता होता है उसके द्वारा बैंक में पैसे जमा किए जाते हैं, और बैंक द्वारा यह पैसे आगे अन्य व्यक्तियों को लोन पर दे दिए जाते हैं। यह बात हम सब जानते हैं। जैसे कि यहां पर एक ग्राहक है, यह ग्राहक बैंक में पैसे जमा करता है ताकि उसे 9% की ब्याज दर से जो है ब्याज मिल जाए। वह इस पर 1 लाख रुपए जमा करता है, अर्थात उसे 9,000 रुपए मिलेंगे। अब बैंक यह जमा ले लेता है, लेकिन दोस्तों बैंक को जमा करता जो है, डिपॉजिटर जो है, उसे पैसे वापस देने के लिए या फिर उसे यह ब्याज देने के लिए सामने इसे और अधिक ब्याज पर किसी को देना पड़ेगा, तभी तो जो है बैंक अपना स्वयं का खर्चा, अपने कर्मचारियों का खर्चा निकाल पाएगा। यह बात भी आती है कि वह स्वयं का खर्चा निकाल पाए, अपने कर्मचारियों का खर्चा निकाल पाए, तो वह 18% या 15% की ब्याज दर पर अन्य व्यक्ति को, किसी उद्योगपति को यह लोन जो है यह ट्रांसफर कर देगा। जब यह लोन किसी अन्य व्यक्ति या उद्योगपति को ट्रांसफर कर दिया जाएगा तो वह एक निश्चित ब्याज दर 18% पर देगा। अब देखते हैं कि एक वर्ष में जैसे 18,000 रुपए दिए गए किसी उद्योगपति द्वारा एसबीआई, तो एसबीआई द्वारा इस पर 9,000 रुपए दिए गए उसके जमा करते। इस तरीके से दोस्तों बैंकों का यही प्रॉफिट होता है, जब वो जमाकर्ता द्वारा पैसे लेते हैं तो वो अन्य किसी व्यक्ति या इंडस्ट्रियलिस्ट को यह पैसे दे देते ताकि उन्हें ब्याज मिल सके और वह अपनी गतिविधियों का संचालन कर सके। दोस्तों बात अब समझने योग्य यहाँ है कि अगर जमाकर्ताओं द्वारा किसी दिन 100 करोड़ रुपए जो है वो बैंक में जमा किए गए, 100 करोड़, तो क्या बैंक, स्टेट बैंक मान के चलिए आप है, तो क्या बैंक ये पूरे पैसे दे देगा या इसमें से कुछ अपने पास रखेगा? यह बात है दोस्तों। जैसे कि 100 करोड़ आते हैं जमाकर्ता के पास और बैंक को लगता है कि मुझे अधिक से अधिक लाभ कमाना है, और बैंक जो है लेनदार को यह पैसे दे देता है 100 करोड़। अब इस बीच क्या होता है कि ये जो जमाकर्ता होते हैं इनमें से कुछ जमाकर्ता बीच में ही आ जाते हैं और कहते हैं कि हमें सर हमारे पैसे वापस चाहिए। लेकिन अब एसबीआई ने तो यह पैसे बोरोवर को दे दिए हैं, या फिर जो उसके पास ऋण मांग करता है उसे उसने पैसे दे दिए। अब वह इन्हें कहां से पैसे देगा, इन कस्टमर्स को कहां से पैसे देगा? अतः इसके लिए एसबीआई को अपनी जो कुल जमा है, जैसे 100 करोड़ है, उसका एक निश्चित प्रतिशत हिस्सा, एक निर्धारित प्रतिशत हिस्सा अपने पास जमा रखना पड़ेगा। जैसे यहां पर हम देख रहे हैं 4% और 20%, अर्थात लगभग 25% के आसपास धन एसबीआई जो है अपने पास आरक्षित रखेगा। अब अगर 25 करोड़ एसबीआई के पास आरक्षित रखे हुए, तो एसबीआई इस 25 करोड़ के द्वारा इन कस्टमर को समझा सकता है कि मैं कुछ दिनों में मनी अरेंज कर लूंगा, तब तक आप इससे काम चलाइए। और बात यह है कि सभी कस्टमर एक साथ नहीं आएंगे, तो इस 25 करोड़ से वह अपना जो है लेन देन का मामला संभाल सकता है। किंतु अगर उसने पूरे 100 करोड़ लोन में दे दिए और उसका 25% हिस्सा नहीं बचाया और इतने में
उसके जो ग्राहक हैं वो आ जाते हैं, तो बैंक को समस्या खड़ी हो जाएगी। ठीक है, और इन समस्याओं से बचने के लिए बैंक को अपनी कुल जमाओं का, कुल एनडीटीएल का, हम देख रहे हैं कुल एनडीटीएल का एक निश्चित प्रतिशत हिस्सा रिजर्व के रूप में रखना होता है। ठीक है, यह आरक्षित होना आवश्यक होता है, और इस आरक्षण का निर्धारण जो किया जाता है दोस्तों, वह किया जाता है आरबीआई के द्वारा, क्योंकि आरबीआई केंद्रीय बैंक है और देश में पूरी व्यवस्था का, पूरी बैंकिंग व्यवस्था का संचालन करता है। तो दोस्तों हमने ये समझा कि बैंकों को आरक्षित अनुपात रखना आवश्यक है, लेकिन यह आरक्षित अनुपात भी दो भिन्न रूपों में होता है। एक होता है कैश रिजर्व रेशो और दूसरा होता है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो। आइए दोस्तों आगे इनके बारे में समझते हैं। दोस्तों हमने देखा है कि बाजार में अगर मुद्रास्फीति जो यह अधिक होगी तो क्या होगा। हम देखते हैं मुद्रास्फीति के क्या इंपैक्ट होंगे, तब हम देखेंगे कि एसएलआर और सीआरआर, इसको हम समझें तो बेहतर हम समझ पाएंगे। दोस्तों मुद्रास्फीति अगर बाजार में अधिक है, मुद्रास्फीति का मतलब होता है महंगाई, महंगाई अधिक है तो वस्तु एवं सेवाओं का मूल्य अत्यधिक होगा। और जब वस्तुओं और सेवाओं, जैसे कि हमने कुछ दिनों पहले देखा कि दाल के दाम अत्यधिक बढ़ गए। अब दाल के दाम अत्यधिक बढ़ गए हैं, क्यों? क्योंकि बाजार में महंगाई हो गई, और महंगाई होते समय हमने देखा था कि दाल के दाम जब अत्यधिक बढ़ गए थे तो उपभोक्ता को अनावश्यक रूप से हानि हो रही थी। जो आम कंज्यूमर है वो इसे खरीद ही नहीं पा रहा था, लोगों ने अपने भोजन में दाल खाना ही बंद कर दिया था। ठीक है, तो यह होता है मुद्रास्फीति का असर, जो व्यक्ति के उपभोग पर भी फर्क डालता है। लेकिन दोस्तों अगर मुद्रास्फीति बहुत कम हो जाए तो क्या होगा। मुद्रास्फीति बहुत कम हो गई, सस्ता हो गया, सारा सामान सस्ता हो गया, जैसे कि दाल अगर 250 रुपए किलो हुई थी, अब वह 10 रुपए किलो में मिलने लगी, 10 रुपए पर केजी अगर वह मिलने लगी तो क्या होगा। वस्तु एवं सेवाओं का मूल्य कम हो जाएगा। अब जब वस्तु एवं सेवाओं का मूल्य कम हो जाएगा तो जो उत्पादक इसका उत्पादन करता है, इसे अनावश्यक रूप से अत्यधिक हानि होने लगी। जैसे कुछ समय पहले पिछली गर्मियों के मौसम में, समर में देखा गया कि प्याज जो है लोग विभिन्न सरकारी ऑफिसों के सामने फेंक रहे थे, क्योंकि प्याज का मूल्य अत्यधिक कम हो गया था। यहां तक कि जो किसान थे उन्हें प्याज की ढुलाई जो करनी थी बाजार तक, ठीक है, माल वहन करना था, उसका खर्चा भी, माल भाड़ा जो था उसका खर्चा भी उन्हें प्याज के मूल्य से ज्यादा आ रहा था, जिसके कारण वह अपनी प्याज वहीं फेंक कर जा रहे थे कि भाई इसे तो घर ले जाने का खर्चा ज्यादा है। तो इस तरीके से दोस्तों हम देखते हैं कि उत्पादक को अनावश्यक रूप से हानि होती है। ऐसे ही देश में अगर उद्योग चल रहे हैं तो उद्योग रोजगार सृजन का काम करते हैं। जितने अधिक उद्योग देश में लगेंगे उतना अधिक रोजगार सृजन होगा। लेकिन उद्योग लगेंगे कैसे? जब उद्योगों को अधिक से अधिक फायदा होगा तो वह अधिक से अधिक अपने उद्योग को बढ़ाएंगे। और उद्योगों को फायदा कब होगा? जब उनकी वस्तु एवं सेवाएं बिकेंगी। लेकिन अगर उद्योगों की वस्तु एवं सेवाएं बिकना बंद हो जाए तो क्या होगा? वस्तु एवं सेवाएं अगर बिकना बंद हो जाए तो उद्योगों को हानि होने लगेगी, उद्योग बंद होने लगेंगे, और जब उद्योग बंद होंगे तो देश में रोजगार उत्पन्न नहीं होगा, और सरकार को जो टैक्स मिलता है इन सब उत्पादक गतिविधियों पर या बिक्री की गतिविधियों पर, बाजार गतिविधियों पर, वो टैक्स भी कम होगा। तो अर्थात एक तरफ सरकार जो है वह, उसके पास जो है रेवेन्यू कम जाएगा, राजस्व कम जाएगा, वहीं दूसरी ओर उत्पादक को हानि होने लगेगी। इसलिए दोस्तों इन दोनों स्थितियों में संतुलन बनाना बहुत आवश्यक है। बिना संतुलन के इसे संचालित नहीं किया जाता। इसके लिए 4% की मुद्रास्फीति दोस्तों अच्छी मानी जाती है। अगर बाजार में 4% के लगभग महंगाई बनी हुई है तो इसे अच्छा माना जाता है। यही इसका मुख्य समाधान है, जिसके लिए आरबीआई मुद्रास्फीति को संतुलित करने का कार्य करता है। 4% की मुद्रास्फीति होने पर जो है उपभोक्ता को भी अत्यधिक हानि नहीं होती, वहीं उत्पादक जो है उसको भी अत्यधिक हानि नहीं होती, और दोनों जो है उत्साहित होकर कार्य करते रहते हैं। उपभोक्ता अपनी वस्तुएं खरीद कर करते रहता है और उत्पादक अपनी वस्तुओं का उत्पादन करते रहता है।
दोस्तों, अतः हमने समझा कि संतुलन हेतु मुद्रा के प्रवाह को बाजार में नियंत्रित करना चाहिए। मुद्रा का प्रवाह अगर नियंत्रित होगा तो बाजार में मांग का नियंत्रण होगा। मांग का नियंत्रण होगा तो वस्तु एवं सेवाओं का जो मूल्य है उसका नियंत्रण होगा, जो उनके दाम है, मूल्य है, उसका भी नियंत्रण होगा। और इसके लिए साख, और इसे ही हम कहेंगे साख का नियंत्रण। किसी समय बाजार में ऋण की उपलब्धता ही दोस्तों साख है, और इसी साख का हम इसे कहेंगे नियंत्रण। दोस्तों, साख क्या होती है? साख होती है बाजार में ऋण की मात्रा। अगर बाजार में ऋण की मात्रा अधिक है तो साख का प्रसार हो रहा है, और जब साख का प्रसार हो रहा है, ऋण की मात्रा अधिक है, बाजार में पैसे अधिक हैं, तो महंगाई आएगी। वहीं अगर बाजार में पैसे कम हैं तो साख का संकुचन होगा और बाजार में वस्तुएं सस्ती हो जाएंगी, अविस्फीति होगी। दोस्तों, अब सीआरआर और एसएलआर को हम कैसे यूज कर सकते हैं? आप देखिए, अगर सीआरआर का रेट जो है वो 4% है तो क्या होगा, और सीआरआर का रेट है अगर 10% तो क्या होगा? हमने आगे देखते हैं दोस्तों, इस एग्जाम्पल से इसे समझने का प्रयास करते हैं कि जैसे अगर बैंक के पास 100 करोड़ रुपए जमा हो रहे थे, हमने देखा था बैंक के पास 100 करोड़ रुपए जमा हो रहे थे। अब जब 100 करोड़ रुपए जमा हो रहे थे तो उसका एक निश्चित प्रतिशत हिस्सा बैंक अपने पास जमा रखता है, ठीक है। जैसे कैश रिजर्व रेशो, अर्थात यह मुद्रा बैंक को कैश के रूप में रखनी होती है। कैश के रूप में आरबीआई के पास यह मुद्रा रखनी पड़ती है। जैसे कि एसबीआई कोई कमर्शियल बैंक है और यह रेगुलेट होता है, यह पूरी केंद्रीय व्यवस्था जो रेगुलेट होती है वह रेगुलेट होती है आरबीआई के पास। अब आरबीआई इन्हें कहता है कि आप अपने कुल जमाओं का, कुल एनडीटीएल का एक निश्चित प्रतिशत अर्थात 4% हिस्सा कैश के रूप में आरबीआई के पास रखेंगे। यह होगा सीआरआर। लेकिन एसएलआर जो होता है दोस्तों, इसमें यह बाध्यता नहीं होती कि कैश के रूप में ही रखा जाए और आरबीआई के पास ही रखा जाए। इसके अंतर्गत बैंक अपने स्वयं के पास रख सकते हैं, लेकिन उन्हें कोई शेयर, सिक्योरिटी या गोल्ड के रूप में ये जो है मुद्रा को वो रख सकते हैं। अब अगर यह 4% है सीआरआर और 20% है एसएलआर, तो टोटल 24 करोड़ रुपए बैंक को अपने पास रखने हैं। अर्थात बैंक के पास जो पैसा बचा वह बचा 76 करोड़, और 76 करोड़ एक बड़ा अमाउंट है जिसे बैंक द्वारा लोगों को ऋण दिया जा सकता है। इसका मतलब यह हुआ कि बैंकों के पास पैसा अधिक उपलब्ध है तो वह कम ब्याज दरों पर लोगों को सामान्यतः पैसे देंगे। आगे देखते हैं दोस्तों, सीआरआर। अगर सीआरआर को यहीं पर हम बढ़ाकर 10% कर दें और एसएलआर को बढ़ाकर हम कर दें 30%, तो टोटल मनी हमारे पास हो जाएगी 40 करोड़ रुपए, ठीक है। एसबीआई के पास, स्टेट बैंक के पास सपोज यह मनी हो गई 40 करोड़ रुपए। अब जब यह मनी हो गई 40 करोड़ रुपए तो एसबीआई के पास पैसे बचे 60 करोड़ रुपए। अब जब 60 करोड़ रुपए बचे तो उसके पास लोन देने के लिए निधि कम है और उसे प्रॉफिट, अपना एक स्टेबल प्रॉफिट भी जनरेट करना है, तो वह अब ब्याज की जो दरें हैं, रेट्स हैं, इन रेट्स को बढ़ा देगा। और जब रेट्स को बढ़ा देगा तो हम जानते हैं कि लोग कम लोन लेंगे, कम लोन लेंगे तो बाजार में कम पैसा जाएगा, और बाजार में कम पैसा जाएगा तो साख का संकुचन हो जाएगा। वहीं जब पैसों की उपलब्धता हमने देखा कि अधिक है, लोनेबल इनकम जो है, ऋण योग्य निधि बैंक के पास 76 करोड़ रुपए है, तो वह कम ब्याज दरों पर अधिक से अधिक ऋण देगा, तो लोग अधिक से अधिक ऋण लेंगे, और जब लोगों के पास पैसा अधिक से अधिक जाएगा तो बाजार में मांग बढ़ेगी, और मांग बढ़ेगी तो महंगाई भी बढ़ेगी। अर्थात दोस्तों, यह हमने समझा कि अगर बैंक की ब्याज दरें बढ़ा दी जाए तो साख का संकुचन होगा, और अगर ब्याज दरें जो रिजर्व रेशियोज हैं उन्हें घटा दिया जाए तो साख का प्रसार हो जाएगा। यहां पर हम यही देख रहे थे कि सीआरआर के अंतर्गत अगर बाजार में मुद्रा स्फीति हो रही है, बाजार में बहुत ज्यादा महंगाई है, तो हम सीआरआर को बढ़ा देंगे। जब सीआरआर को बढ़ा देंगे तो बैंकों के पास लोन देने के लिए कम पैसा बचेगा और वे कम लोन देंगे, जिससे बाजार में जो है मुद्रा का प्रवाह कम हो जाएगा और मुद्रा स्फीति नियंत्रित हो जाएगी। वही मुद्रा अस्फीति को हमें नियंत्रित करना है, या सस्ता हो गया है सामान बहुत अधिक, उसे नियंत्रित करना है, तो कैसे नियंत्रित करेंगे?
इसे नियंत्रित करने के लिए हम CRR को घटा देंगे। तो जैसे अगर हमने 4% किया तो सस्ती ब्याज दरों पर ऋण उपलब्ध हो जाएगा, और जब सस्ती ब्याज दरों पर ऋण उपलब्ध हो जाएगा तो लोग अधिक से अधिक ऋण लेंगे। सेम हम करेंगे SLR के साथ। दोस्तों, आरक्षित अनुपात हम कैश रिजर्व रेशो जैसे देख रहे थे या स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो, तो दोनों में अंतर समझना बहुत आवश्यक है। दोस्तों, कैश रिजर्व रेशो जो है वो नगद के रूप में बैंकों को अपने पास जमा रखना होता है। RBI का यह निर्देश होता है कि प्रत्येक बैंक अपने कुल NDTL का एक निश्चित प्रतिशत हिस्सा नगद के रूप में RBI के पास जमा रखेगा। इसे ही हम कहते हैं कैश रिजर्व रेशो। वर्तमान में यह 4% पर निर्धारित किया गया है। वहीं दूसरा होता है दोस्तों आरक्षित अनुपात, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो। यह भी NDTL का एक निश्चित प्रतिशत बैंकों को स्वयं के पास रखना पड़ता है। जैसे कोई कमर्शियल बैंक है SBI, तो उसे यह अपने पास ही रखना होगा। इसे वह किन किन रूप में रख सकता है? यहाँ पर तो केवल नगद रूप में रखा जा रहा था, लेकिन यहाँ पर जो है इसे परिवर्तित कर दिया गया है। इसे नगद के रूप में रखा जा सकता है, स्वर्ण के रूप में रखा जा सकता है, बॉन्ड के रूप में भी, बॉन्ड्स या बंधक पत्र जो है हम आगे देखेंगे शेयर मार्केट में, उसके रूप में भी बैंक द्वारा रखा जा सकता है। दोस्तों, आगे के अध्याय में हम देखेंगे कि ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या है और अन्य दरें क्या हैं, रेट्स जो हैं हमने देखा, जैसे बैंक रेट है, रेपो रेट है, रिवर्स रेपो रेट है, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी है, ये सब क्या होता है। दोस्तों, द एडमिनिस्ट्रेटर अकेडमी आपके लिए ऐसे वीडियो सतत बनाते रहेगी। अगर आप अपना अध्ययन और अधिक अच्छे से जारी रखना चाहते हैं तो हमारे नोट्स भी इसके लिए उपलब्ध हैं, जिनमें इसकी पूरी थ्योरी दी गई है। तो आप इस थ्योरी को पूरा पढ़ सकते हैं और वीडियो को यहाँ से बेहतर तरीके से समझ सकते हैं, जिससे आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो पाएगी। अगर आप दोस्तों नोट्स चाहते हैं तो आप मेरे नंबर पर, इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, या डॉक्टर आयुष सर के नंबर पर भी आप संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों, द एडमिनिस्ट्रेटर अकेडमी के वीडियोस देखने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। दोस्तों, हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी है, इससे जुड़ने के लिए आप मेरे इस नंबर पर या सर के नंबर पर आप मैसेज कर सकते हैं, ताकि हम आपको यहाँ पर ऐड कर सकें। यहाँ पर डिस्कशंस भी होते हैं जिनमें आप भाग ले सकते हैं। तो दोस्तों, धन्यवाद।